Guys, welcome back to the channel Vijay Education Today Daily Hindi News and Editorial Analysis of 20 फरवरी 2026। तो दोस्तों आज है 20 फरवरी 2026 और डे है फ्राइडे। आज हम 20 फरवरी 2026 को डे है फ्राइडे। तो आज हम बात करने वाले थे हिंदी न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस एंड एडिटोरियल को भी कुछ महत्वपूर्ण सब एडिटोरियल भी आज पब्लिश हुआ है तो उसको देखेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर लेक्चर पे नए हैं तो लेक्चर को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेक श्योर करिए कि कोई भी कमेंट अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ लीजिए। नाउ वी डिस्कस आवर फर्स्ट आर्टिकल। हमारा पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही दिनों से भारत रेयर अर्थ एलिमेंट के फील्ड में काम कर रहा है और इस फील्ड में काम करते हुए भारत तो सेल्फ डिपेंड रहना चाहता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट वो दूसरे कंट्री पर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें सेल्फ डिपेंड रहना होगा। ठीक है, क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट छपा था कि चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट को भारत को देने से मना कर दिया था। अब जिसको रेयर अर्थ एलिमेंट को समझना होगा कि रेयर अर्थ एलिमेंट से बहुत सारे काम होते हैं। ठीक, जैसे ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, रडार में लगता है, फिर मिसाइल्स में लगता है। तो ये सब जो एलिमेंट है ना बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट हो जाता है। अब इसको रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों कहा जाता है, एक कॉन्टेक्स्ट में देखो। यहाँ जो नाम है रेयर, रेयर मतलब क्या ये कम मात्रा में पाया जाता है? नहीं, रेयर अर्थ एलिमेंट इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये भारत में पाया तो जाता है, लेकिन इसमें होता क्या है पता है? इसमें होता है कि पाया जाता है लेकिन इसको जो प्रोसेसिंग करने में जो टाइम लगता है और प्लस में इसमें जो टेक्नोलॉजी लगता है वो भारत के पास अभी उतने मात्रा में नहीं है, उतना डेवलप नहीं है। ये कहने का मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट कहने का मतलब हुआ। रेयर मतलब ये मत समझ लेना कि ये कम है, नहीं है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको जो प्यूरिफाई करेंगे हम, उसको जो एक यूजेबल फॉर्म में हम बनाएंगे वो हमारे पास नहीं है। तो हम ये खबर का बैकग्राउंड में जान लिए खबर। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल को। आर्टिकल हमारा कहता है रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो परमानेंट मैग्नेट प्रोडक्शन टू कॉमन सेंस विद इन दिस ईयर। मतलब कह रहा है कि इस ईयर से, इसी वर्ष के भीतर से जो दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक है, रेयर अर्थ मैग्नेट है, उसका उत्पादन भारत में शुरू हो जाएगा। एक काम छपा हुआ था, मंत्री कहते हैं, मंत्री महोदय कहते हैं। ठीक है, अब इस खबर का न्यूज़ में क्या है कि न्यूज़ में खबर है कि भारत इस वर्ष के भीतर रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ मतलब स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट का घरेलू उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत की सामरिक दृष्टि से। हमें दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, योजना बना रहा है जिसकी प्रस्तावित क्षमता है। क्या योजना बना रहा है, क्या क्षमता है इसकी? देखो, इसकी प्रस्तावित क्षमता है लगभग हम 6000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष रेयर अर्थ एलिमेंट को हम प्यूरिफाई करके उसको यूजेबल फॉर्म में हम लाएंगे और उसको यूज करेंगे। और इसमें वित्तीय व्यय कितना लगेगा? लागत कुल इसमें इंडियन रुपीज़ में 7280 करोड़ इसको दिए गए हैं। और ये जो डेडिकेटेड होगा, डेडिकेटेड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा। ये जो इतना पैसा दिया जा रहा है 7280 करोड़, इसको क्या करने के लिए कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ना, मैग्नेट है, उसको एक प्रोसेसिंग पार्क बनाएगा। प्रोसेसिंग करने वाली वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ लगेगी और उन सब चीज़ों का जगह डिसाइड किया गया। कौन कौन सा जगह? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। अब इन्हीं सब को, अब एक चीज़ नोटिस करोगे तुम कि इन सब राज्य के पीछे एक चीज़ नोटिस करोगे, इन सब राज्य में कौन सा राज्य है? ये कोस्टल रेंज वाला राज्य है, कोस्टल रीजन वाला, जो मेरे तटीय राज्य है, तट समुद्र के किनारे पाए जाने वाला। अब क्यों तटीय राज्य को चूज किया गया? क्योंकि यहाँ पे आसानी से पोर्ट उपलब्ध हो जाएगा, बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, प्लस में यहाँ पे अगर तटीय राज्य है तो इसके रेत मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और अब जैसा कि जानते हैं कि अर्थ मैग्नेट वो रेत में भी पाया जाता है। तो ये चीज़, इसलिए इन सब चीज़ों को कंसीडर करके ये कोस्टल रेंज को चुना है, कोस्टल वाले स्टेट को चुना है कि तटीय राज्य वाले स्टेट को, जिसमें उड़ीसा आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा और महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, ये एक रणनीतिक औद्योगिक क्रिटिकल मिनरल की नीति के विकास से जुड़ा हुआ है। ये हमारा हो गया खबर के बारे में। अब हम इसको परमानेंट पढ़ेंगे कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, RRE, रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं, ये होता क्या है
और जो परमानेंट मैग्नेट है, अस्थाई चुंबक, ये भी क्या होता है, इन दोनों को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ से बनेगा कि अस्थाई चुंबक और रेयर अर्थ एलिमेंट हम कहेंगे किसको। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन पढ़ाई। वो तो न्यूज के बारे में था कि यहाँ इतना पैसा करोड़ एलोकेट किया गया, 7,280 करोड़ पैसा एलोकेट किया गया किस चीज़ के लिए, डेडिकेटेड प्रोसेसिंग पार्क बनाने के लिए, जहाँ इन सब चीज़ों को RREs को हम प्रोसेस कर पाएंगे और उसको यूजेबल फॉर्म में यूज करके उसको अपने काम में ले सकेंगे। ठीक है, तो वो बताया गया। और कितना ईयर, प्रति वर्ष कितना मैट्रिक टन, तो 6,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष, एवरी ईयर हम उसको उत्पादन करेंगे। ठीक है, वो तो खबर से जुड़ा गया। अब जो हम अस्थाई चुंबक या अस्थाई चुंबक बेसिकली होता क्या है, इसका काम क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट। देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट RREs। ये क्या होता है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल में ये धातु होते हैं ना, एलिमेंट्स, उस पीरियोडिक टेबल के समूह में से ये न्यूमेडियम समूह और डिस्प्रेसियम और प्रियोडियम समूह का ये हिस्सा है, रेयर अर्थ एलिमेंट इसमें आते हैं। ठीक है, वास्तव में ये दुर्लभ नहीं होते हैं। अभी जैसे बताया ना, रेयर मतलब दुर्लभ, ये दुर्लभ नहीं होते, लेकिन इसकी आर्थिक रूप से निकालना कठिन होता है, जिसमें प्रोसेसिंग करना होता है, जो कि इसमें कुछ ही कंट्री को महारत हासिल, जैसे रसिया हो गया आपका, चाइना सबसे ज़्यादा है, फिर अमेरिका ज़्यादा है, और भारत को अभी पैक्स सिलिका में भी शामिल करने की बात चल रहा है। हो सकता है उस पर न्यूज़ आ जाए, पैक्स सिलिका में भारत को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब ये कठिन होता है, इसलिए इसे रेयर कहा जाता है। रेयर मतलब दुर्लभ ये नहीं है कि ये कम मिलता है, नहीं, ये मिलता बहुत ज़्यादा है भारत में, लेकिन इसको प्रोसेसिंग करने में जो आर्थिक विकास, आर्थिक पैसा लगेगा इसमें, वो बहुत ही दुर्लभ है। तो खनिज बालू, मोनाजाइट, बॉक्साइट आदि में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ देखो बालू लिया गया ना, तो बालू कहाँ मिलेगा, रेत के किनारे, इसलिए हम रेत के किनारे, और रेत कहाँ मिलेगा, समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे वाले स्टेट को हम चूज किए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात समर्पित प्रोसेसिंग पार्क बनाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे अस्थाई चुंबक क्या होता है। नाउ वी डिस्कस कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। परमानेंट मैग्नेट ये होता है कि ये उच्च शक्ति वाले चुंबक होते हैं, जो रेयर अर्थ तत्वों विशेषकर न्यूमेडियम, आयरन, बोरॉन चुंबक से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, ये बिना बाहरी ऊर्जा के अस्थायी रूप से चुंबकीय गुण बनाए रखते हैं, अस्थायी चुंबक। ठीक है, और इन चुंबकों का उपयोग कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं सब उपयोग को देखते हुए भारत क्या होता था कि फॉरेन कंट्री पे ज़्यादा डिपेंड रहता था, हम ज़्यादा फॉरेन कंट्री पे डिपेंड रहते थे, बेसिकली चाइना पे। ठीक है, तो अब जब भारत के पास ये डेडिकेटेड प्रोसेसिंग पार्क बन जाएगा और एवरी ईयर हम 6,000 मैट्रिक टन रेयर अर्थ एलिमेंट और परमानेंट मैग्नेट का प्रोडक्शन करने लग जाएंगे, तो हमारी फॉरेन कंट्री पर से हमारा इंपोर्ट पर से क्या होगा कि ये डिपेंडेंट कमेगा। ठीक है, तो इन चुंबकों का उपयोग कहाँ होता है, तो इन चुंबक का उपयोग होता है ईवीज में। ईवीज कहे तो इस ईवीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल समझ रहे हैं ना, जो ये बिना पेट्रोल का चलता है, बिना डीजल का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। पवन टरबाइन, रक्षा उपकरण में कहाँ होगा, मिसाइल बनाने में, रडार सिस्टम को डेवलप करने में। और इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ होगा, मोबाइल में, स्पीकर्स में एंड हार्ड डिस्क में। और रोबोटिक्स में भी होगा, और AI हार्डवेयर में भी होगा, एरोस्पेस एंड सैटेलाइट में भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा चुंबक का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब मंत्रिमंडल की स्वीकृति इसमें क्या है, देखो मंत्रिमंडल की स्वीकृति इसमें मिला कि योजना जो है ये उत्पादन लक्ष्य 6,000 मैट्रिक टन का इसका उत्पादन लक्ष्य है एवरी ईयर, ये भी हमने पढ़ा। और बजट इसमें कितना एलोकेट किया गया है कि 7,280 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया। क्या करने के लिए एलोकेट किया गया, अवसंरचना पर, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। किस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाना है, इसको डेडिकेटेड क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग पार्क बनाना है। और ये प्रोसेसिंग पार्क कहाँ बनाया जाएगा, स्थान होगा हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब ये सब एक चीज़ इसमें नोटिस कर पा रहे होंगे आप कि ये सब कोस्टल रेंज वाले कोस्टल स्टेट है हमारे, मतलब तटीय राज्य हैं। अब ये तटीय राज्य लेने का इसमें क्या कारण है, तटीय राज्य इसलिए लिया गया क्योंकि तटीय राज्य के किनारे समुद्र होते हैं, और समुद्र के किनारे क्या होता है हमारा, सैंड होता है, बालू होता है, खनिज पाया जाता है समुद्र के किनारे। उसमें मोनाजाइट होता है, बॉक्साइट होता है, तो बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स में पाए जाएंगे। इसलिए पार्क बनाने के लिए सबसे बेस्ट जगह एलोकेट किया गया कोस्टल स्टेट को। ठीक है,
अब ये बन जाएगा तो एवरी ईयर 6,000 मैट्रिक टन मैट्रिक टन का अगर हम प्रोडक्शन करने लग जाएंगे तो क्या होगा, हमारा आयात पर निर्भरता कम होगा, जो कि बहुत ही भारत के लिए एक शुभ समाचार रहेगा। हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर निर्भरता कम होगा। ठीक है, ये हमारा पहला आर्टिकल हुआ ख़त्म। आई होप कि पहला आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, और अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिल रहा है यहाँ से हमारे वीडियो से, तो एक लाइक कर दीजिएगा। नाउ वी डिस्कस आवर सेकेंड आर्टिकल। हमारा सेकेंड आर्टिकल इन्वायरमेंट से, बट अभी सेकेंड आर्टिकल शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि अगर इन्हीं सब चीज़ों का जो हम पढ़ा रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, इन्हीं सब चीज़ों का आपको क्या चाहिए, अगर PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, विजय एजुकेशन टेलीग्राम पे सर्च करना है। क्या करना है, विजय एजुकेशन। ठीक है, वहाँ लिख देना बगल में PDF, विजय एजुकेशन PDF लिख के सर्च करना, वहाँ आ जाएगा विजय एजुकेशन, आपको ज्वाइन कर लेना और वहाँ इनका मिल जाएगा आपको PDF, जिसके आप रीड करके एडिट चीज़ पढ़ सकते हो, या तो उसको प्रिंट आउट करा सकते हो। बिकॉज हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ने में क्या होता है कि अच्छी तरीके से मदद मिलती है, क्योंकि अपने मन से लिखते हैं ना भाई, पेपर पढ़ के। ठीक है, तो ये नीलगिरी तहर, अब देखो हम अब बात करते हैं नीलगिरी तहर का। तो नीलगिरी तहर क्या है कि इसको सबसे पहले बात करेंगे। नीलगिरी तहर एक पर्वतीय खुरदार स्तनधारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पाया जाएगा, पर्वत पे, माउंटेन पे खुरदार स्तनधारी याद रखना, रेप्टाइल नहीं, रेप्टाइल जैसे होता है सरीसृप, वो नहीं, कौन सा वर्ग में, स्तनधारी वर्ग में, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत में केवल दक्षिणी पश्चिमी, अब कहाँ पाया जाएगा, इंपॉर्टेंट लोकेशन दक्षिणी पश्चिमी। जैसे हमें इंपॉर्टेंट अगर इंडिया का मैप बनाए यहाँ पे, तो इंडिया का मैप में हम अगर देखें तो दक्षिणी पश्चिमी इंडिया का दक्षिण ये हिस्सा हुआ, ये हिस्सा दक्षिण हुआ। अब पश्चिम में मतलब इस साइड, तो बेसिकली हम बात करें इंग्लिश में तो वेस्टर्न घाट में ये ज़्यादातर के पाए जाते हैं। कौन, नीलगिरी तहर एक स्पीसीज है। ठीक है, स्तनधारी है, जीव है, तो वेस्टर्न घाट में पाया जाएगा ये। अब इसकी मुख्य पहचान क्या होगा, क्यों इस कैसे इसको पहचानेंगे कि ये, तो इसका स्थानीय नाम होता है वरायाडू इसका स्थानीय नाम होता है। ठीक है, और स्थानिक क्षेत्र इसका कहाँ होता है, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, भारत का वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट कहाँ तो फैला हुआ है, देखो ये ऐसे फैला हुआ है ना, पश्चिमी घाट, ये सब पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, तो नीलगिरी तहर एक एंडेमिक है। एंडेमिक कहने का मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है ये भी। एंडेमिक कहने का मतलब हुआ कि ऐसी प्रजाति जो प्राकृतिक रूप से केवल एक भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। क्या बात करें हम, एक भौगोलिक क्षेत्र कहने का मतलब देश या एक रीजन, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है और दुनिया में कहीं नहीं मिलती, उसको क्या कहेंगे, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक जीव, एंडेमिक स्तनधारी, जो भी कुछ कह सकते हो, एंडेमिक लेकिन उसको बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। एंडेमिक पूछ देगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, पीटी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछेगा एंडेमिक क्या होता है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछता है ना। आवास एवं वितरण अब देखते हैं इसका कहाँ है। जैसे कि अभी मैंने बात करा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में कितना किलोमीटर तक पाया, लगभग 400 किलोमीटर एरिया तक पाया जाएगा। अब स्टेट कौन सा होगा इसमें, केरल होगा और तमिलनाडु होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और कितनी हाइट पे मिलेगा ये, तो हाइट इसका अगर सी लेवल से हम वहाँ पे तो 1200 से 2600 मीटर तक ये मिलेगा। ठीक है, हाइट पे। अब ऊंचाई सीमा इसकी हम देख लिए। अब विशिष्ट आवास हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि विशिष्ट आवास हम इसको इसीलिए कहते हैं कि ये खुले पर्वतीय घास स्थल में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जंगल में नहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल जहाँ जंगल हो वहाँ नहीं मिलेगा नीलगिरी तहर, तो कहाँ मिलेगा, ये खुले पर्वतीय घास स्थल में मिलेगा। और इसमें इस घास स्थल को क्या कहेंगे, 16 घास स्थल। अब 16 घास स्थल पारिस्थितिकी इकोसिस्टम, 16 घास स्थल इकोसिस्टम क्या है, 16 घास स्थल उसको कहते हैं जो बौने सदाबहार वन जानते हैं ना, जहाँ की बहुत लंबे लंबे वन होते हैं। ठीक है, सदाबहार वन, लेकिन सदाबहार वन तो होगा लेकिन बौने कहने का मतलब सदाबहार वन होगा लेकिन छोटा छोटा जहाँ होगा, छोटा छोटा, तो उस घास को, उस समूह को हम क्या कहते हैं, 16 घास स्थल। अब इसका आयुसीएन स्टेटस देख लेते हैं कि जो कि बहुत ही हम सब स्पीसीज में देखते हैं आयुसीएन स्टेटस को। तो आयुसीएन स्टेटस में हम देखते हैं इन डेंजर कैटेगरी में, संकटग्रस्त स्थिति में ये आयुसीएन स्टेटस में। ठीक है दोस्तों,
इन डेंजर स्थिति में, ठीक है। तो इसको बचाने का कार्यक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि आईयूसीएन, अगर आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन यूनियन, सॉरी इंडियन नहीं, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट के में इसको डाला हुआ है, किसको, नीलगिरी ताहर को, और रेड लिस्ट में इसको स्थिति बताया कि ये इन डेंजर में, मतलब संकटग्रस्त में, इसको बचाया जाना जरूरी है, ठीक है। अब भारत सरकार इस पर क्या काम कर रही है इसको बचाने के लिए, हम अभी वो देखते हैं अब आगे। देखो, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में डाला गया इसको। अब आपको पता होना चाहिए कि अनुसूची 1 में डालना मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो कानून एक्ट है उसके अनुसूची 1 में डालना, तो इसको क्या डेडिकेट करता है कि जिस स्पीसीज़ को हम शेड्यूल 1 में डाल दिए उसको हम सर्वोच्च कानूनी संरक्षण का प्रदान करेंगे, ठीक है। स्तर होता है वो कि जिस स्पीसीज़ को हम शेड्यूल 1 में डाल दिए उस स्पीसीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और शेड्यूल 1 में हम डालेंगे ही तब जब वो स्पीसीज़ संकटग्रस्त में आएगा, इंडेंजर में आएगा, उसको बचाने की बहुत ही नीड पड़ जाएगी, तो हम उसको अनुसूची 1 में डालेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा सेकेंड आर्टिकल ख़त्म। नाउ वी डिस्कस अवर थर्ड आर्टिकल, जो इम्पोर्टेंट है थर्ड आर्टिकल हमारे। तो ये बेसिकली एडिटोरियल से है। तो इसमें कहता है कि प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, गोपनीयता और पारदर्शिता को लेकर टकराव हुआ है किसके किसके बीच में। तो आर्टिकल कहता है कि देयर मस्ट बी नो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। कहता है कि राज्य और नागरिकों के बीच कोई सूचना विषमता नहीं होनी चाहिए। सूचना विषमता कहने का मतलब ऐसे कोई भी सूचना नहीं मतलब होना चाहिए जो कि नागरिकों को नहीं छुपाना, नागरिकों से नहीं छुपाना चाहिए। तो लेख का मुख्य विषय क्या, एडिटोरियल का राइटर साहब का कहना है कि यह लेख गोपनीयता जो कि प्राइवेसी, जो डीपीडी अधिनियम 2023, गोपनीयता अधिनियम डीपीडी अधिनियम 2023 और पारदर्शिता मतलब आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बीच टकराव का चर्चा बनता है। मतलब किसके किसके बीच टकराव हो रहा है, ये डीपीडी एक्ट 2023 और आरटीआई एक्ट 2005, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, टकराव बन रहा है। अब क्यों टकराव बन रहा है, इस पर क्या कहता है, देखो जो आरटीआई अधिनियम की धारा जो है ना, देखो यहाँ क्या कहता है कि जो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की जो धारा है, तो कौन सा धारा की बात करता है, धारा 8, ये सॉरी यहाँ होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम ये एक्ट 8 क्लॉज 1, एक्ट 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे, ये पढ़ेंगे इसको। मतलब 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे में संशोधन के बाद उत्पन्न हुआ, ठीक है। ये जो मामला उत्पन्न हुआ 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे के संशोधन में के बाद ये उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब बैकग्राउंड में न्यूज़ क्या कहता है, देखो बैकग्राउंड में कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की धारा 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे में संशोधन की चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ ने संदर्भित किया है। मतलब ये याचिकाओं को देखा है, ठीक है। अब कारण क्या देखा, इसमें कारण देखा ये कि मुद्दा संवैधानिक संवेदनशील है, जो प्राइवेसी वर्सेस आरटीआई, गोपनीयता और राइट टू इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये दोनों सामने आ रहा है, प्राइवेसी को तवज्जो दें कि आरटीआई को तवज्जो दें। तो ये धारा, अब ये विवाद ही 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे से हुआ है। तो ये बेसिकली क्या कहता है 8(1) सब क्लॉज जे, ये कहता है कि सूचना का जो अधिनियम है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो दिया गया है, ये चीज़ दिया गया है, मतलब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 देखोगे तो इसमें आपको 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे दिखेगा। तो इस एक्ट में क्या कहा गया है, तो इस एक्ट में कहा गया है, ये एक्ट कहता है कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे मेडिकल रिकॉर्ड, बैंक डिटेल, पर्सनल फाइल, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा हो, ये आरटीआई के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी जो प्राइवेसी उसकी इन्फॉर्मेशन होता है, ये आरटीआई नहीं देगा अगर उस जानकारी का जनहित पब्लिक इंटरेस्ट से कोई संबंध नहीं। अब यहाँ अगेन उस जानकारी का पब्लिक हित से मतलब कि अगर कोई ऐसी जानकारी हो जिसको हम पब्लिक के लिए बता सकते हैं,
पब्लिक के लिए बता सकता है। अब क्या, जैसे कोई ये लीडर नेता वेता हो, उसने क्या किया, बहुत सारा करप्शन कर लिया, ठीक है। अब उसका एसेट हमको दिखाना है कि हाँ ये नेता ने कितना करप्ट किया है, कितना मतलब क्या कहते हैं, ब्लैक मनी इकट्ठा किया है। तो उन सब चीज़ों को हम दिखा सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लेगी उसमें कि टैक्स पेयर का पैसा कहाँ गया, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लेगी। तो यहाँ कहा गया कि पब्लिक इंटरेस्ट अगर हो तब हम आरटीआई का जो ये एक्ट है 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज है, तो इसको हम कह सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन अगर पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं हो तो हम इसको प्राइवेसी का अनावश्यक उल्लंघन होता है। इसके बाद अगर इसके पब्लिक का इंटरेस्ट ना हो और ये मांग करे तो ये क्या होता है, बेसिकली प्राइवेसी का अनावश्यक उल्लंघन होगा, ठीक है। तो ये बात हो गया। तो इसका मुख्य टकराव क्या है, मुख्य टकराव इसका है जो गोपनीयता है ना, आर्टिकल 21 में इसको रखा गया। संविधान में प्राइवेसी को राइट टू प्राइवेसी दिया है ना, कि अपना प्राइवेसी, आर्टिकल 21 बनाम वर्सेस किसके किसके बीच में, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, इसको कहाँ रखा गया, आरटीआई अनुच्छेद 19 में। तो सर्वोच्च न्यायालय का इसमें कहना क्या है, सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि मामले की संविधान पीठ को आगे भेजा गया है। व्यक्तिगत जानकारी की सीमा निर्धारित की जाएगी कि व्यक्ति की सीमा, व्यक्तिगत जानकारी जो कि पर्सनल डिटेल्स होगा, उसकी सीमा कहाँ तक है कि वो कहाँ तक डिटेल्स पब्लिक में दिखा सकता है, ठीक है। उसकी सीमा निर्धारित होगी। और अगर ये चीज़ हुआ तो उसकी प्रमुख चिंताएं भी बात करता है राइटर साहब। तो प्रमुख चिंताएं इसकी कहती है कि सरकारी जवाबदेही में कमी आएगी, आरटीआई की प्रभावशीलता को कमज़ोर करेगा, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होता है वो वहाँ कमज़ोर करेगा, और सूचना भी क्षमता में वृद्धि आएगी, ठीक है। ये हुआ हमारा आर्टिकल आज का ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो मेक श्योर करिए लेक्चर को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के इंटेंट के साथ हम मिलते रहेंगे और वीडियो में आगे बढ़ेंगे। बट अगर लेक्चर पे नए तो लेक्चर को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।